नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं हॉस्पिटल या अस्पताल या लूटस्पताल। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन आज हमारे देश में एक मिडिल क्लास आदमी को मौत से उतना डर नहीं लगता जितना कि अस्पताल के उस सफेद कागज से लगता है जिसे हम बिल कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक परिवार है, पिता ने उम्र भर मेहनत की, पाई पाई जोड़कर एक छोटा सा घर बनाया और बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़ लिए। अचानक एक रात सीने में दर्द उठता है, एम्बुलेंस आती है, सायरन बजता है और गाड़ी सीधे एक चमकते हुए शीशे वाले बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के पोर्च में रुकती है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। एडमिट होते ही 50,000 का डिपॉजिट, फिर टेस्ट की एक लंबी फहरिस्त और अगले 24 घंटे में सालों की बचत साफ। डॉक्टर कहते हैं मरीज की जान बचानी है तो आईसीयू में रखना होगा, और बस यहीं से एक मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी की ढलान पर फिसलना शुरू कर देता है। अमीर आदमी देखता है कि उसका बैंक बैलेंस घट रहा है, मिडिल क्लास व्यक्ति देखता है कि उसका घर और जेवर गिरवी रखे जा रहे हैं, और गरीब तो बस ये सोचता है कि काश वो इस बीमारी से पहले ही सुधर गया होता। सवाल यह है कि क्या अस्पताल अब मंदिर नहीं बल्कि मॉल बन चुके हैं? क्या डॉक्टर अब भगवान नहीं बल्कि सेल्समैन बन गए हैं? क्यों एक ग्लव्स की जोड़ी, एक रुई का फाया या एक मामूली सी दवा अस्पताल के अंदर जाते ही सोने के भाव बिकने लगती है? क्यों हॉस्पिटल्स का मीटर मरीज की धड़कन से ज्यादा तेज भागता है? ये सवाल हर कोई पूछता है। लेकिन एक खबर ऐसी है जो शायद थोड़ी राहत दे, क्योंकि अब सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी बिलिंग के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सरकार सिरिंजेस, ग्लव्स, कैनुअल्स जैसे बेसिक आइटम से लेकर पेसमेकर और हार्ट वाल्व जैसे अहम मेडिकल डिवाइसेस के मार्जिन पर कैप लगाने का विचार कर रही है। सरकार को पता है कि हॉस्पिटल इन चीजों पर 10 से 30 गुना तक कीमत वसूलते हैं। फिलहाल सरकार 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी चीजों की कीमत पर कैप लगाने का विचार कर रही है। सरकार मेडिकल डिवाइस बनाने वाली इंडस्ट्री और इंश्योरेंस कंपनियों से इस मामले में बात कर रही है। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उस पर चर्चा हो रही है। सरकार चाहती है कि इलाज के पूरे सिस्टम में एक पारदर्शिता लाई जाए। सरकार ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन पर आधारित प्राइस कैप लगाने की चर्चा कर रही है। तो फिलहाल तो जो खबरें निकल कर आई हैं उसमें पेसमेकर जैसे आइटम्स पर 1 लाख रुपए तक के जो आइटम्स हैं उन पर अधिकतम 66% ट्रेड मार्जिन रखने पर विचार हो रहा है। वहीं हार्ट वाल्व जैसे 1 लाख रुपए से ऊपर के आइटम पर अधिकतम 50% का ट्रेड मार्जिन हो सकता है। सिरिंज और आईवी सेट्स जैसे 1,000 रुपए के से अंदर आने वाले या कम वाले आइटम्स पर अधिकतम 75% ट्रेड मार्जिन का कैप लगाने का प्रस्ताव है। इसी तरह ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स पर ज्यादा से ज्यादा 75 से 85% की ट्रेड मार्जिन। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा मेडिकल डिवाइसेस पर अलग से रेगुलेशन लाने वाला है। ट्रेड मार्जिन पर रेगुलर रिव्यू और स्टेक होल्डर से चर्चा होगी और एमआरपी की बजाय फेयर प्राइसिंग की दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है। पायलट बेसिस पर चुनिंदा डिवाइसेस पर टीएमआर और टीएमयू आधारित कंट्रोल होगा। अब आप कहें कि टीएमआर और टीएमयू क्या है, तो आगे बढ़ने से पहले इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। टीएमआर और टीएमयू 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द हैं। यही तय करते हैं कि एक सुई या स्टेंट फैक्ट्री से निकलने के बाद मरीज तक पहुंचते पहुंचते कितना महंगा होगा। टीएमआर यानी ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन के जरिए सरकार यह तय करती है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या हॉस्पिटल किसी मेडिकल डिवाइस पर कितना मुनाफा या मार्जिन रख सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि हॉस्पिटल 100 रुपए की चीज पर 500 रुपए का बिल बनाते हैं, यानी 400% का मार्जिन रखा जाता है। ऐसे में टीएमआर के तहत एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक सीमा तय कर देती है। उदाहरण के लिए सरकार यह कह सकती है कि आप खरीद मूल्य से 30% या 50% से ज्यादा मुनाफा या मार्जिन नहीं ले सकते। इससे हॉस्पिटल्स की मनमानी बिलिंग पर लगाम लगती है, क्योंकि वो एक निश्चित सीमा से ज्यादा मुनाफा फिर नहीं जोड़ पाएंगे। दूसरी तरफ अगला जो टर्म है वो है टीएमयू यानी ट्रेड मार्जिन अनकैपिंग। टीएमआर के बिल्कुल विपरीत स्थिति है। इसका मतलब है कि मार्जिन पर कोई सीमा न होना। जब किसी मेडिकल डिवाइस को अनकैप्ड रखा जाता है तो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और हॉस्पिटल अपनी मर्जी से उसकी कीमत तय कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस कंपनियां अक्सर टीएमयू का समर्थन करती हैं। उनका कहना है कि अगर वे बहुत महंगी तकनीक या रिसर्च वाली मशीनें ला रहे हैं तो उन्हें मुनाफा कमाने की आजादी मिलनी चाहिए ताकि वो इनोवेशन जारी रख सके। लेकिन
टीएमयू की स्थिति में ही अक्सर ओवर बिलिंग की शिकायतें आती है, क्योंकि यहां मुनाफे की कोई अपर लिमिट, कोई सीलिंग, कोई सीमा नहीं होती है। तो ये कुछ है जो होने जा रहा है, वो आपको बताया, और क्यों होने जा रहा है ये भी हमने आपको बताया। अब इस पर करते हैं थोड़ी चर्चा खोलकर। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो अक्सर अपनी राय ऐसे मुद्दों पर भी बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं। अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र शाह और जन स्वास्थ्य अभियान के नेशनल कन्वीनर और हेल्थ एक्टिविस्ट अमूल्य निधि, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं डॉक्टर शाह आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात आ रही है हॉस्पिटल्स के ऊपर, ये बात आ रही है, और देखिए ये बात बिल्कुल किसी से नहीं छुपी है। अभी मेरे लिए एक ताज़ा उदाहरण है, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम लेके बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आया, एक बिल आया जो कि 70,000 रुपये का था, और बीमा कंपनी ने उसमें से ये कहते हुए 11,000 रुपये काट लिए कि ये कंज्यूमेबल्स के थे। ठीक है, वो बीमा का अपना एक कंडीशन रही होगी, वो एक अलग विवाद का विषय है, लेकिन मैंने देखा कि जरा देखूं तो सही कि कंज्यूमेबल्स में है क्या, तो वही निकला एक जोड़ी ग्लव्स, कीमत 500 या 700 रुपये कुछ लिखी हुई थी। निडल या ये आपकी सिरिंज 150, 250, 300। मुझे ये भी लगा कि अलग अलग समय पे सिरिंज के अलग अलग रेट क्यों थे, और ऐसी बहुत सारी लंबी चीजें जो शायद 5 दिन के एडमिशन के लिए 11,000 रुपए तक पहुंच गई। सर, यही वो पेन पॉइंट है जो सबको चुभता है कि एक तो इन चीजों का कई बार बीमा में मिलता नहीं, और इनकी कीमत इतनी कैसे हो सकती है, बीमा कंपनी को भी क्यों चूना लगे, और एक आम आदमी पर भी 500 रुपए का ग्लव्स, 400 रुपए की सिरिंज, वो छोटा सा एक पाइप 800 रुपए का, ये सब क्यों? मेरी तरफ से ये कहना है कि आपको ये जो गलत फहमी है, कोई एक ग्लव्स की कीमत 500 रुपया कभी नहीं होती है। उसकी मैक्सिमम एमआरपी प्राइस 65 से 70 रुपया होती है, और सिरिंज की 10 से 15 रुपया होती है। एक नीडल की मैक्सिमम प्राइस 2.5 से 3 रुपीज तक होती है। तो ये आपको, आई डोंट नो कि आपके पास ये बिल आया तो उसमें एक ग्लव्स की कीमत आप कैसे 500 रुपया लग गई है। और दूसरी बात है कि ये जो भी प्राइसिंग है वो कोई भी हॉस्पिटल एमआरपी से ज्यादा नहीं लेती है। एमआरपी जो लिखा है उससे ज्यादा कोई हॉस्पिटल नहीं लेती है। तो जो सरकार को ऐसा लगता है कि भाई ये प्राइसिंग ज्यादा है, तो वो एमआरपी पे कंट्रोल करेंगी तो ऑटोमेटिक उसका वो होएगा। दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल का जो बेड चार्ज वगैरह होता है वो काफी कम रहता है, तो दूसरी जगह से उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है। सपोज बेड चार्ज जो एक्चुअल होता है, जो जिसके पर हॉस्पिटल का खर्चा होता है, उससे वो बेड चार्ज कम होता है, तो दूसरी जगह से वो हॉस्पिटल कॉम्पेंसेट करती है कि वो अपने फार्मेसी बिल से थोड़ा उसमें कॉम्पेंसेट करती है। दूसरे जो सर्विस चार्जेस लगाती है, ओटी चार्ज वगैरह लगाते हैं, उसमें से वो कॉम्पेंसेशन मिलता है। उसको कई जगह लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें से वो कॉम्पेंसेटरी होता है। तो ये मेरे ख्याल से पब्लिक में और मीडिया में उसका मेरे ख्याल से बहुत गलत फहमी है। सर, वीरेंद्र सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जैसा समझाया उससे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब अच्छा है, सरकार नाहक किए इतनी एक्सरसाइज कर रही है, बेकार ही लोग ग्राहक इतना चिल्लाते हैं। चलिए, मैं अपने उदाहरण, तो मेरे पास वो बिल इस समय नहीं है, कोई फोटो भी खींची होती तो मैं आपको यहीं लाइव शो पर दिखा देता, लेकिन जो जितना मुझे याद है वो गलत याद नहीं था, और वो एक की कीमत थी, मल्टीप्लाई बाय आगे 3, 4, 5 भी नहीं लिखा था। और मैं बात कर रहा हूँ ग्लव्स, उसकी कीमत तो मुझे याद रही, क्योंकि इस तरह के शोज करते रहते हैं तो वो सोचने और देखने में आता है। लेकिन जैसा हर मरीज के रिश्तेदार के साथ होता है कि वो उस समय उन चीजों में उलझ नहीं सकता, उसका दिमाग होता है पूरा पूरा मरीज के ऊपर, और शायद यही एक वीक पॉइंट छूट जाता है। अमूल साहब, चलिए, मैंने एक बात कही, वीरेंद्र सर ने तो कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, एमआरपी के ऊपर उसको रखते नहीं, लेकिन हमने एक मैकेनिज्म अभी समझाया कि एमआरपी किन चीजों पर किस तरीके की लगती है, किसकी एमआरपी कितनी सेट की जा सकती है। और एमआरपी हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीजों में सेट होती है, चाहे वो उदाहरण हॉस्पिटल के हों, चाहे वो उदाहरण थिएटर के हों, एमआरपी अपने हिसाब से रखवाई जा सकती है, जहां आपको एक पानी की बोतल 200 रुपए में भी मिल जाती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, दो पूरे जो दवाओं का जो मामला है और मरीजों के कीमत का, अस्पताल में इलाज का जो मामला है, इलाज के मामले में अस्पताल का खर्च
डॉक्टर का खर्च, और इसके अलावा दवाओं और जो डिवाइस के खर्च होते हैं। अगर ऑपरेशन हो रही है तो ऑपरेशन की बाकी जो सामग्रियां होती हैं, चाहे ग्लव्स हो या बाकी चीज, वो मरीज को खुद लाना पड़ता है, और वो वहीं से लाना पड़ता है, जो अस्पताल के अंदर ही जो दवाई की दुकान होती है वहीं से लाना पड़ता है। और उसकी कीमत में वेरिएशन होता है। आप सिंपल दवाई की कीमत में देख लीजिए कि कितने का जेनरिक और ब्रांडेड की कीमत में आप देख लीजिए, या उसमें भी दवाइयों का कीमत में जो वसूली देख लीजिए। और जो आपने देखा कि मार्केटिंग डिवाइस में जब स्टेंट का कीमत कम किया गया था, उसके बावजूद आज दूसरी तरीके से, भले वहां चार्ज कम किया होगा, दूसरी तरीके से पैसा लिया जाता है। आज कोई भी सिंपल ट्रीटमेंट में अल्टीमेटली ट्रीटमेंट का जो पूरा कॉस्ट है, वो कॉस्ट सिर्फ एक चीज पे तो नहीं निर्धारित होगी। और ये बहुत जरूरी पहल है कि ये जो ग्लव्स हैं या ये जो सारे चीज में अगर इसकी कॉस्ट कम होगी, इसके मार्केट के प्राइस से कम होगी, तो इसको मरीजों को राहत मिलने वाली है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूरे कोविड में आप देख लीजिए कि जिस कॉस्ट पे पीपीई किट्स या मास्क खरीदे गए, क्या वो मार्केट में वो कॉस्ट था? कई सारे बल्क में जब कॉस्ट खरीदे तो उसकी प्राइसेस में वेरिएशंस होती है। और ये हम सब ने देखा है। फार्मा प्राइसिंग मार्केटिंग कोड की बात कर रही है एफएमआरआई जो ग्रुप्स है, इस पे कई सारे ट्रीटमेंट को लेके कितने सारे आप देख लीजिए कि कंज्यूमर कोर्ट से लेके नेग्लिजेंस केस लगे हुए हैं। और जी। ये उसकी कीमत पे तय करता है। एक सिंपल सलाइन का बोतल बनाने में 2 से 3 रुपए की कीमत होती है, 11 रुपए में डॉक्टर को मिलती है, 18 रुपए उसकी कीमत होती है, और मजदूरों को मरीजों को बॉटल लगाने के लिए 150-200 रुपए देना पड़ता है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है। तो एमआरपी ऐसा नहीं है, एमआरपी हमेशा उसके कम में मिलती है, रेट्स उसके सब्साइड होते हैं। आप देख लीजिए दवाई की दुकान पे भी फर्क होता है। तो इससे कीमत लार्जर होती है, और जिसका कॉस्ट जो है मरीजों को, अगर सरकार ये पहल कर रही है तो मुझे लग रहा है इस पहल ठीक है। से जो कैप कम होगा तो मरीजों को कम होगी। ओके डॉक्टर अंशुमन, मैं इसीलिए आपके पास अब आ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता था कि आप हॉस्पिटल्स का अपना क्या तर्क है वो भी सुने, हमारे जो यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हैं जो एक हेल्थ एक्टिविस्ट है उनकी भी बात सुने, और आप क्योंकि स्वयं एक डॉक्टर हैं और आप एक हेल्थ एक्टिविस्ट भी मैं आपको मानूंगा क्योंकि बहुत मुखर आप आवाज उठाते हैं, आप दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ की सच्चाइयां जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, आज का जो मुद्दा है कि सरकार ऐसी पहल करने जा रही है कि दवाइयों की कीमत पे एक कैपिंग होगी या रेगुलेट की जाएगी। तो पहले जो सरकार का पक्ष आपको बता दूं कि ये जो सरकार वाहवाही लूट रही है, तो पब्लिक को ये पहले समझना चाहिए कि एमआरपी डिक्लेयर कौन करता है, डिसाइड कौन करता है। मतलब कंपनी सरकार से ही तो लेती है परमिशन, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से जो डिसाइड एनपीपीए करता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी एजेंसी है, वो कहती है एमआरपी आप इतना रख सकते हैं। ये होने के बाद तो पहली छूट क्यों दी? और इस पे 15-17 साल से जब मैं पीछे पड़ा था कि ओवर प्राइसिंग है एमआरपी के नाम पे, तो पिछली बार 492 कैंसर की मेडिसिन पे कैपिंग हुई, स्टेंट पे हुई और ऑर्थो इम्प्लांट पे कैपिंग हुई। तो उसमें कहा गया कि 492 एसेंशियल मेडिसिन हैव बीन कैप्ड। तो उस पे भी मैंने सोशल मीडिया पे ये किया था कि भाई नॉन एसेंशियल मेडिसिन का मतलब क्या समझते हैं जिस पे कैपिंग नहीं हुई। तो पहले तो ये हुआ। अब आ जाए बात दूसरी कि है या नहीं है। ये सच्चाई है कि जो आपने बताया डीएमआर एंड टीएमयू के तहत इस तरह से छूट दी जाती जिसमें अस्पताल, स्पेशली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जो बातें हैं कि खर्च तो होगी, इलाज करा रहे हैं तो खर्च करना है दवाइयों पे, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बेस लाइन स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक इलाज करने में खर्च कितना होता है, मतलब क्या हुआ, उसमें काम करने है डॉक्टर की सैलरी, हॉस्पिटल रन करने का खर्चा से लेके दवाइयों का सब कुछ, ये हम बेस लाइन मानते हैं। जो प्राइस क्लोज टू सीजीएचएस के जो बेनिफिशियरी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उन पे रखी जाती है। जब आयुष्मान भारत योजना आई उससे भी कम करके रखा है, उसको भी अस्पताल लेके चला रहा था, मतलब अस्पताल को उतने रिड्यूस प्राइस में भी मुनाफा था। अब आइए जो आपने बात कही कि सारे सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, दवाइयों, इस पे 30% से लेके 600% तक का एमआरपी का डिफरेंस है। मतलब लैंडिंग प्राइस जितने में अस्पताल को दवा मिल गई, दवा कंपनी वाले ने नहीं कमाया, उसके बाद वो कितने में बेचे इस पे मार्जिन है, लिखा जाता है एमआरपी। मैं कहता हूं एमआरपी हर समय मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही क्यों होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं हो सकता है? और दूसरा, मैक्सिमम एमआरपी लिखने की जरूरत क्या है? रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस, दो बात लिखी जा सकती है। तो रेगुलेट करना है, क्योंकि जो बार बार समझते हैं कि नेग्लिजेंस हुआ, नेग्लिजेंस कुछ नहीं हुआ, मरीज का ओवर बिलिंग होता है। ओवर बिलिंग में इन्वॉल्व कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के जो एमबीए किए हुए टाई टोपी लगा के मैनेज कर रहे हैं वो होते हैं, और बेवजह मरीज को लगता है कि हमसे ओवरचार्ज किया गया, डॉक्टर ने किया होगा। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। और अगर चलिए सरकार अभी जाग रही है
इस पे पहल ले रही, बहुत ही उम्दा पहल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वीरेंद्र साहब, आपने खुद अपने जवाब में अभी हमसे कहा कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक जगह को दूसरी जगह से एडजस्ट किया जाता है, तो ये तो मैं इसे पॉपकॉर्न मॉडल कहता हूं, जो सिनेमा घर में होता है ना कि आप टिकट तो लेके चले जाइए 200-300 रुपए की, लेकिन अंदर 800-900 रुपए का पॉपकॉर्न का टब, 200 रुपए 100 रुपए की पानी की बोतल। अब तो चलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, उसके बाद से कुछ कुछ जगह चेंज आया, लेकिन वही है कि एक छोटा टिकट आपको अंदर बुलाने के लिए, और उसके बाद आपसे ऐसी ऐसी चीजों पर इतना इतना पैसा जो शायद 1 रुपए कॉस्ट करती हो, लेकिन आपसे 10 रुपए लिए जाएं। लगभग वही उदाहरण है ये। नहीं, एक तो पहली बात ये है कि आपने बताया कि मरीज पे हॉस्पिटल में चला जाता है और डिपॉजिट लेते हैं, वो करते हैं, तो एक तो सरकारी अस्पताल भी अच्छी अच्छी बनी है, तो जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको पहले से ही अपना ध्यान रख के वो ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में जाने चाहिए। वीरेंद्र सर, अगेन विद द ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए ये तो किसी को नहीं बोल सकते कि कौन कहां जाएगा, नंबर 1। सेकेंडली, जो हॉस्पिटल में जा रहा है, जो गरीब नहीं भी है, वो तो एक अलग ही कहानी है। वो जो डिपॉजिट रखवाने वाली, वो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होता है, और डिपॉजिट के बाद जो मीटर चालू होता है, तो अभी तो हम दूसरी जगह ही निकल जाएंगे। अगर उस पे गए तो फिर तो बहुत ही लंबी कहानी चल जाएगी कि आप एक हॉस्पिटल की लिस्ट है जिसमें जिनका बीमा किया हुआ है उनके लिए रेट अलग है, नॉन बीमा धारकों के लिए रेट अलग है, उसके लिए फिर अलग अलग एक्सक्यूजेस दे दिए जाते हैं। बीमा में आपके लिए कैशलेस है, लेकिन हॉस्पिटल कहता है हमें नहीं पता कब पैसा मिलेगा, आप पहले पूरा डिपॉजिट कराओ। तो वो तो पूरी कहानी उल्टी है, उस पर जाएंगे तो आधा घंटा यूं ही निकल जाएगा। लेकिन ये जो ग्लव्स और ये निडल और ये सारी चीजों की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो अभी यहां पर हमारे हेल्थ एक्टिविस्ट भी बता रहे थे, अमूल्य साहब, कि मजबूर किया जाता है कि आप वहीं की दुकान से खरीदें। उस दुकान का कैसे टेंडर पास होता है, कितने पैसे देके वो एक हॉस्पिटल के अंदर, वो पूरी कहानी सबके सामने है सर। लेकिन अगर इन छोटी चीजों पर सरकार कुछ करती है तो मरीज का बहुत भला होने वाला है। तो वो तो हम मना ही नहीं करते कि जैसे डॉक्टर अंशुमन कुमार ने भी बताया कि भाई हॉस्पिटल को एमआरपी जो कौन फिक्स करता है, वो तो सरकार ने नियम बनाया है ना, तो उसके पर सरकार जो बनाती है उससे ही वो लोग चलते हैं। कोई जैसे पानी की बोतल 16 रुपया मैक्सिमम प्राइस है, तो भी 100 रुपये में लोग बेचते हैं बड़ी होटल्स में, तो हम वो सब कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो बात है, जो एमआरपी है, तो एमआरपी से तो कोई ज्यादा लेता नहीं है। और डॉक्टर अंशुमन कुमार ने भी बताया कि भाई हॉस्पिटल जो होती है उसके लिए ऐसा कोई भी स्टेप कोई हॉस्पिटल नहीं लेती है कि भाई जो चीज जैसे जो प्राइस में बनाई है उससे ज्यादा लेती है उसका। इवन आप जो पर क्या, मुझे डॉक्टर अंशुमन मुझे एक चीज बताइए, क्या जितनी भी अच्छी क्वालिटी का ग्लव्स हो, क्या 400 रुपए का हो सकता है? कोई ग्लव्स 400 रुपये का नहीं आता है। डॉक्टर अंशुमन कुमार भी आपको बता सकते हैं, एक्सेप्ट वेरी स्पेशलाइज्ड जो ग्लव्स होते हैं उसकी भी प्राइस इतनी नहीं होती है। बाकी जो रूटीन ग्लव्स होते हैं उसकी कीमत 65 से 70 रुपया होती है। आपको कौन सा ग्लव्स 500 रुपये का यूज किया, मेरे को भी अभी मालूम पूरे नहीं है। डिब्बे की कीमत लगा दी गई। अंशुमन सर, क्या हुआ होगा, क्या पूरे डिब्बे की कीमत रख दी गई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने पॉइंट आउट किया। चलिए एक ही मुद्दा उठा लीजिए, ग्लव्स का मुद्दा। विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर वीरेंद्र, ये सच है कि प्राइवेट अस्पताल में इन चीजों के नाम पे ओवर बिलिंग होती है, जिससे डॉक्टर बिल्कुल अवगत नहीं होता, उसको पता नहीं होता है। कहने का मतलब, ग्लव्स पे अगर पर पेयर एमआरपी 60 रुपए है, पूरे डब्बे की कीमत जोड़ दी जाएगी। और ये इंडिविजुअली, मैं क्योंकि कैंसर सर्जन हूं, मैंने ऑब्जेक्ट किया कि एक रात में 20 डब्बे ग्लव्स का इस्तेमाल दिखाया गया। तो मैंने पूछा कि आज मरीज ऑपरेट हुआ, रात को शिफ्ट हुआ, आईसीयू में है, एक रात में 2000, एक डब्बे में 100 ग्लव्स हैं, 2000 ग्लव्स एक नर्स पहन के उतार भी नहीं सकती, संभव नहीं है। तो ये बिलिंग हुई कैसे? क्योंकि एमआरपी 60 रुपए है, इंटू आप कर दीजिए पूरे डब्बे इंटू 20, आप समझ लीजिए कितना मुनाफा हो गया। सिमिलरली, और अच्छा, इस तरह की चीजें क्या है जो आपने बात कही, हमारे अमूल साहब ने भी बात कही कि वहीं के फार्मेसी से सप्लाई होगा, मतलब आपको पता भी नहीं होगा, सिर्फ बिल में रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा कि ये सप्लाई हुआ। अब वाकई कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ मरीज पे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। आपको पता नहीं है, कंज्यूम हो चुका, आप मान लें। तो ये बिल्कुल है। जब बार बार मैं यही बात समझा रहा हूं, गवर्नमेंट को भी समझा रहा हूं कि ऑल दो स्टेट, हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे लिए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है, जी जी, कंट्री का एक रेगुलेशन कर दो
हेल्थ का पैरामीटर सीलिंग कर दो और यही एप्लीकेबल होगा हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल की बिलिंग में। ठीक है, क्विक ब्रेक ले लेता हूं, बात लंबी खिंच गई और ब्रेक का समय निकल गया, लेकिन फटाफट एक छोटा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं और इस पर कुछ और अहम सवाल हैं जिनके उत्तर जानने जरूरी हैं। जो सरकार पहल कर रही है अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पहल आप तक और मुझ तक पहुंचेगी उस तरीके से? क्योंकि ऐसी बातें पहले भी कई बार आई है, अब क्या नया होगा? एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं लूट पताल की, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह के कंज्यूमेबल के नाम पे ग्लव्स, निडल, आईवी, उसके लिए अलग चार्जेस लगाए जाते हैं, या फिर जो बड़ी चीजें हैं, वाल्व डल रहा है, स्टेंट डल रहा है, उनके जो चार्जेस होते हैं, अब सरकार ने कहा है कि इस पर हम एक कैपिंग लगाएंगे, इनका मूल्य निर्धारित करेंगे कि उससे ज्यादा इस पर मार्जिन हॉस्पिटल ना ले सके। क्योंकि कई बार आप अपने हॉस्पिटल के बिल को ध्यान से देखेंगे तो यही वो चीजें होती हैं जो बिल को बहुत बढ़ा देती हैं, और कई बीमा कंपनियां तो कंज्यूमेबल के नाम पे या आपको मेडिक्लेम में भी नहीं देती और वो पैसा आपको जेब से भरना पड़ता है। ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई। अमूल साहब, ये बताइए, एक सवाल है कि इस तरह की कई बार पहले भी बातचीत आई है कि इन चीजों पर कैप लगाया जाएगा, सरकार एक्शन ले रही है, तब क्या हुआ और अब में क्या नया होने वाला है? देखिए, इस पे काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप देखिए, सिर्फ कैपिंग में एक चीज था, जब डिवाइस का कॉस्ट हुआ था उसमें पब्लिक हियरिंग हुई थी, जब स्टेंट की लगी थी, हम सब इसमें इन्वॉल्व थे और सबने माना था ये कैम होना चाहिए। बट दूसरी बात है कि लार्जर आप पेशेंट के हिसाब से देखिए, इकोनॉमिक, पहले भी बात हुई थी कि फार्मा के लिए मार्केटिंग कोड लाया जाएगा, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, वो अभी तक नहीं ला पाई, कल ही सुप्रीम कोर्ट में केस था। दूसरी बात यह है कि जो प्राइस कैप की बात है, इंटायर प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के प्राइस कैप की बात हो रही है, रेट रेगुलेशन की बात हो रही है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और रेट रेगुलेशंस की बात हो रही है। ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बना हुआ है, उस पर अभी लागू नहीं है। यहाँ सवाल देखिए, हॉस्पिटल में दो तरह के हैं, एक है कॉर्पोरेट और बड़े कॉमर्शियल हॉस्पिटल्स, और दूसरे जो हमारे बीच जो डॉक्टर्स हैं जो लो कॉस्ट प्रॉफिट पे अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, डॉक्टर्स चला रहे हैं, दोनों में दो डिफरेंसेज हैं। तो लार्जर जो इंपॉर्टेंट है कि रेट रेगुलेशन पूरे मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स का करने की जरूरत है और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की जरूरत है। यहां इरेशनल और इरेशनल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। अगर ग्लव्स आपको 4 लगी तो 4 की जगह 40 का, जो अभी सर ने बताया, लगा। तो अभी तक सरकार ने अलग अलग जगह मीटिंग्स भी की, अभी भी सरकार ने स्टेक होल्डर मीटिंग्स की है, बट इसको कॉन्क्रेटाइज करने की जरूरत है। जो एक्ट्स बनी हुई है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, नर्सिंग होम एक्ट, उसको लागू करने की जरूरत है। सरकार ने ऑलरेडी आयुष्मान में एक रेट तय किया हुआ है, वो रेट फिक्स कर दिया जाए। और मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोसेस अभी चली है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग कैप दिया जा रहा है, ये अगर कर दिया जाए, साथ में जो कॉस्ट भी फिक्स कर दी जाए कि कोई भी मरीज किसी सर्जरी का इलाज कितना होगा उसको भी करे, आप सिर्फ डिवाइस को नहीं करे बट इन टोटलिटी करे, तभी जो मरीज का जो कंज्यूमर जो फियर होता है, जो डर होता है, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है, कुछ भी कॉस्ट पे करके चला जाता है, वो उस समय झगड़ा करने की स्थिति में नहीं होता है। जब उसको बिल थमाया जाता है, वो कहीं से पैसा लेके दिया जाता है, तभी एक्चुअली उसको राहत होगी। और इसीलिए जरूरी है कि जो एक्ट्स को लागू के, नर्सिंग होम एक्ट्स अलग अलग स्टेट्स में बने हैं, कहीं लागू है कहीं नहीं लागू है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, दो चीज अगर सरकार कर दे, रेट रेगुलेट कर दे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रेट कर दे, सारे कॉस्ट का, मरीज के ट्रीटमेंट का, कैंसर हो या हर चीज का, तो मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस लागू कर दे तो इससे बड़ी राहत होगी। और ये तो जो पहल है, ये पहल का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार अब ठोस करके कॉन्क्रेटाइज करे, क्योंकि लूट और जो अननेसेसरी बिल्कुल। और ये भी बात आपकी सही है कि नॉट इवन दिस थिंग, ये तो चलिए एक बात हो गई कि इसका कितना बिल का हिस्सा बनेगा, 2%, 3%, 5%, लेकिन बड़ी सर्जरीज जो होती हैं उनकी भी कैपिंग होनी चाहिए, और इनफैक्ट होती भी है। वो अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी सरकारी है तो जिप्सा प्लान उस पर लगता है, मतलब वहाँ एक लिमिट से ज़्यादा हॉस्पिटल पैसे नहीं लेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने किसी प्राइवेट कंपनी का बीमा लिया, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ अभी जिनके पास मेडिक्लेम है, तो उनके लिए रेट अलग हो जाता है, और जो सीधे जा रहा है उसके लिए तो बात अलग ही हो जाती है। वीरेंद्र साहब, आपका लिंक डाउन हो गया, वो चले गए, मुझे नहीं पता। फाइनली अंशुमन सर, ये जो भी पहल है, क्योंकि आपने इस पर बहुत सारा काम ऑलरेडी किया है, कुछ चीज़ें सरकार ने मानी भी है, क्या इससे आम आदमी को अब राहत मिल जाएगी, वो बिल थोड़ा छोटा नजर आएगा? जी बिल्कुल। ये एक सेगमेंट है जो आपका ड्रग एंड कंज्यूमेबल्स है, इस पे कैपिंग करें। जो अमूल साहब अच्छे एक्टिविस्ट लग रहे हैं, क्योंकि इनको गहराई से इस बात की स्टैंडर्ड प्रैक्टिसिंग जो एविडेंस होता है उसको करके आप देखिए कि जब 492 पे कैपिंग हुई थी ना, क्या किया इन्होंने, सर्विस चार्ज करके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने ऐड कर दिया। दूसरा, रूम रेंट, 25,000 रुपए रूम रेंट, और एडिशनल नर्सिंग चार्ज, इंजेक्शन चार्ज, दिस चार्ज दैट चार्ज करके, तो प्रैक्टिकली एक दिन का बेड का किराया आपका 60,000 55,000 चला गया।
तो आप बताइए 5 स्टार होटल में जो फैसिलिटी मिलती है ये भी नहीं मिल रही है, और क्या आपको इतनी जरूरत थी इतने बिलिंग करने की? तो ये स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसे होता है पूरे कंट्री का, एविडेंस बेस्ड कैसे क्वालिफाइड। एक और आपके शो में चलते चलते बता दूं, गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत में ये भी करा है कि डॉक्टर अगर क्वालिफाइड नहीं है तब आपने सर्जरी उससे कराई क्यों, इसका बिल हम नहीं देंगे। इस तरह से स्टैंडर्ड रेगुलेशन पूरे कंट्री का हो, तब जाके वाकई मरीजों तक ये होगा। और जो नाटक बन चुका है कि मेडिकल सिस्टम अनअफोर्डेबल है, अब भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में अफोर्डेबल हो जाएगा, कहीं कोई दो मत नहीं है। और अब चले गए वीरेंद्र साहब, लेकिन एक बात मैं उनसे कहूंगा जो उन्होंने शुरू में कही कि आप फिर हॉस्पिटल देख के आइए, तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल देखकर ही जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना, अगर आपको इतना ही है लगता है तो हॉस्पिटल्स अपनी जो फीस है वही ऊपर रख ले कि नहीं भाई मेरे यहाँ एडमिशन कराओगे तो ये जो पीछे से कि मैं ग्लव्स पे इतना लगा दूंगा, सुई पे उतना लगा दूंगा, ये तो चोरी चकारी हुई। इससे बचना चाहिए। ऐसे करके आप बड़ा हॉस्पिटल चलाएं या 5 स्टार हॉस्पिटल चलाएं, उसका कोई मतलब नहीं। खैर वीरेंद्र सर आ गए। सर फाइनल कमेंट। वीरेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपका फाइनल कमेंट। सर ये जो पॉइंट है, कुछ भी आप बताएंगे तो इसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे ही, और सरकार जो भी करना है और मरीजों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो तो सब साथ देंगे ही। लेकिन ये पॉइंट्स जो अकेला डिस्पोजेबल का भी नहीं है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आप ग्लव्स के बिना ऑपरेशन करो, नीडल के बिना, सिरिंज के बिना, आईवी सेट के बिना, तो वो तो उनकी मनमानी है कि इसके बिना ऑपरेशन कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर वो तो एक अलग ही मुद्दा है, वो तो अब अलग ही मुद्दा है। अगर आप मेडिकेयर की तरफ जाएंगे तो प्राइसिंग का जो आप मुद्दा बता रहे हैं, तो प्राइसिंग के लिए सरकार तो जो भी करेंगी वो तो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज माय कंक्लूजन। ठीक है, इसी कंक्लूजन के साथ कि अब जो है अब सरकार की तरफ है कि कब ये लागू होता है, कितने समय में होता है, और बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर भले ही वो कंज्यूमेबल से चालू होके आगे सर्जरी तक जाए, इलाज तक जाए, रूम रेंट तक जाए, वो चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए ताकि सबको सुलभ और अच्छा इलाज मिले और किसी दूसरे रास्ते से कमाई करने की हॉस्पिटल को छूट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशुमन सर, अमूल सर और साथ में वीरेंद्र साहब इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।